हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख चैप्टर का नाम है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाला है जरा एक बार ये हम बात कर ले। मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में वो पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में, मुद्रा क्या है, और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं कि साख क्या होता है, साख के कितने प्रकार है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि जिस मुद्रा का प्रयोग हम आजकल कर रहे हैं उस मुद्रा का विकास के चरण क्या थे, और साथ ही साथ जो साख है, साख यानी कि ऋण, वो ऋण क्या है और ऋण हमको किस प्रकार से मिलता है और क्या क्या देखा जाता है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं, साख पत्र क्या होता है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारे बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है और यहाँ पर हमने लिखा है कि मुद्रा के कार्य को लिखो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रख लो कि मुद्रा के बारे में सब लोगों को पता है। मुद्रा क्या है? विनिमय का साधन है। विनिमय का अर्थ होता है खरीद और बिक्री, यानी कुछ भी खरीदने जाएंगे, कुछ भी बेचने जाएंगे तो वहां पर मुद्रा क्या करता है? हमको सहायता करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं जो हम खरीद बिक्री करते हैं उसको आसान बनाता है मुद्रा। तो मुद्रा का क्या कार्य है हमको ये देखना है, यहाँ से मुद्रा के क्या कार्य है। तो मुद्रा के कार्य में बात करेंगे, यहाँ पर देखो दिया हुआ है मुद्रा का कार्य उत्पादन होता है। उत्पादन का क्या मतलब होता है? यहाँ से उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाना या नई वस्तु का सृजन करना। ठीक है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और उन वस्तुओं को बनाने में जो है ना, जो सहायता करता है वो कौन करता है? मुद्रा करता है। ठीक है, मुद्रा को देकर के हम वस्तुओं को आसान, जो कच्चा माल है वो खरीद सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, मान लो हमको शर्ट बनाना है ना, जो शर्ट पहने हुए हैं वो शर्ट बनाना है तो हमको कपड़ा खरीदना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेगा? मुद्रा हमारे काम को आसान कर देगा। हम मुद्रा के बदले में कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी जरूरत इस शर्ट के उत्पादन में होगा, जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, मुद्रा देकर के हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करेंगे कि मुद्रा नहीं था तो किस तरीके से विनिमय का बात होता था, विनिमय किस प्रकार से किया जाता था, ये हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला तो होता है मुद्रा का कार्य में उत्पादन, उत्पादन में सहायता करता है। दूसरा है उपभोग में भी सहायता करता है। उपभोग का अर्थ है, उपभोग का मतलब है कि वस्तु को हम खरीदे और खरीद करके हमने उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो मुद्रा क्या करता है? उपभोग में भी सहायता करता है। हमको अगर बाजार से किसी जरूरत की वस्तु को खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास जरूरी है किसी ना किसी रूप में मुद्रा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है विनिमय और वितरण। दो बात है। विनिमय का मतलब होता है दोनों को जोड़ दे तो खरीद बिक्री को विनिमय बोला जाता है, और साथ ही साथ वितरण, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और मार्केट में फैलाने में भी क्या करता है? मुद्रा हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं हम मुद्रा का कार्य है जो है मुख्य रूप से है उत्पादन, विनिमय, वितरण। ठीक है, तो ये सारे कार्य मुद्रा के हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये किसका कथन है? ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मार्शल का कथन है। अगर ऑप्शन में रहे मार्शल तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड नंबर, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ट्रेस कोर्ट का। इसको भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, और यही सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, विनिमय क्या होता है? ठीक है, विनिमय को समझने वाले हैं। विनिमय क्या होता है? जब वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं तो उसको हम विनिमय बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की हमको जरूरत है, कोलगेट चाहिए, मार्केट जाएंगे वहां से उसको खरीद के लाएंगे, तो ये भी विनिमय का एक प्रकार है। साथ ही साथ किसी वस्तु को जब हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो भी विनिमय का एक साधन होता है। तो विनिमय का मतलब होता है वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु की खरीद बिक्री। तीसरा नंबर हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? अब हमको यहाँ विनिमय समझ में आ गया। विनिमय होता है वस्तुओं की खरीद और बिक्री। कुछ भी वस्तु में कुछ भी हो उसको अगर खरीद बिक्री करते हैं तो वो विनिमय कहलाएगा, या अदला बदली भी हम बोल सकते हैं। तो विनिमय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है यहाँ से मुद्रा विनिमय।
ठीक है, एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। देखो पुराने समय में ऐसा होता था, मुद्रा तो था नहीं, बहुत पुराने समय में जाएंगे तो उस समय में मुद्रा नहीं था। तो उस समय में खरीद बिक्री का काम जो होता था वो वस्तु के बदले ही वस्तु को खरीदा या बेचा जाता था। जैसे अगर मान लो किसी को मुर्गा खरीदना है तो उसके लिए कोई दूसरा सामान उसके बदले में, कबूतर है तो कबूतर देगा और मुर्गा उससे ले लेगा। इसी तरीके से किसी को चावल चाहिए होगा तो चावल के बदले में गेहूं देगा और उसके बदले में चावल ले लेगा। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सवाल ये उठता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? कुछ ऐसी वस्तु थी जिसका रेट फिक्स नहीं हो पाता था और एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जो मापने का तरीका था ना वो सही तरीके से नहीं हो पाता था। जैसे मान लो कि अगर हमको चावल के बदले में गेहूं लेना है तो चावल का मूल्य क्या रखा जाए, गेहूं का मूल्य क्या रखा जाए, कितने चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए, ये एक समस्या होती थी। इसी तरह की समस्या अन्य वस्तुओं के साथ भी होती थी। तो ये बड़ा दिक्कत वाला बात था जो दूर हो गया मुद्रा के आने के बाद। तो यहीं पर है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी। यहाँ पर देखो यहाँ पर दो कठिनाई हम कुछ और बात कर लेते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब वस्तु के बदले में आदमी वस्तु खरीदता था तो कौन कौन सी दिक्कत हमको देखने के लिए वहां पर मिल जाता था। तो आओ जरा बात कर ले। पहला समस्या जो है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां थी। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये वाला कहने का मतलब है अगर हमको चावल के बदले गेहूं चाहिए या गेहूं के बदले में चावल चाहिए, हमको चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, लेकिन सामने जिसके पास चावल है उसको देने का मन ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है गेहूं की। तो अब वो क्या करेगा? अब वो हमको चावल नहीं देने वाला है। तो ये हमेशा समस्या होती है, जबकि मुद्रा के केस में ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा को हर किसी की जरूरत होता है ना, क्योंकि मुद्रा को हम बदल सकते हैं वो आसानी के साथ। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में यह एक समस्या थी, दोहरा संयोग होता था तो ही विनिमय का काम हो सकता था। मतलब दोनों को जरूरत होना चाहिए, उसको गेहूं की जरूरत होना चाहिए, हमको चावल की जरूरत होना चाहिए, फिर तब जाकर के यहाँ पर क्रय विक्रय का काम हो सकता था या विनिमय का काम हो सकता था। दूसरा जो समस्या था वो मूल्य की सामान्य मापक का अभाव। वही बात जो हमने किया कि मूल्य क्या होगा, चावल का मूल्य क्या होगा और गेहूं का मूल्य क्या होगा, कितने चावल के बदले कितने गेहूं देना है, ये भी एक समस्या थी। ठीक है, मूल्य संचय का अभाव। ठीक है, यहां पर यह भी मुश्किल था कि किसी वस्तु उसको हम इकट्ठा करके बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, है ना ही गेहूं को ना ही चावल को। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब इसके अलावा अगर मान लो हम उधारी ले, उस समय में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में उधारी ले लिया जाता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी कि भविष्य में इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, किस हिसाब से, किस अनुसार से भुगतान किया जाएगा, कितना चावल भविष्य में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद दिया जाएगा। लेकिन मुद्रा के साथ ऐसी समस्या नहीं है। मुद्रा में सब कुछ का मूल्य यहाँ पर मापा गया है, उसको निश्चित किया गया है, जो आसानी के साथ यदि हमको भविष्य में भी भुगतान करना होता है तो कुछ इंटरेस्ट के जरिए हम, यानी कुछ ब्याज लगा करके हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो थी इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में वो तो यही थी कि मूल्य का ठीक तरह से नाप तोल हो ही नहीं पाता था। किसी वस्तु का मूल्य कितना ये फिक्स नहीं हो पाता था। अब जब यही फिक्स नहीं है तो अगर मान लो 6 महीना बाद हमको भुगतान करना है तो 6 महीना बाद कितना भुगतान करेंगे, है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद है मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ठीक है, अब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम वस्तु को ले जाए या उसी वस्तु को दूसरी जगह, पहली बात तो अगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, बहुत ज्यादा दूर ले जाना है, तो अलग जगह जाने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा, है ना। जहां तक बढ़ेगा ये किराया लगेगा और बाकी खर्च जुड़ेगा तो मूल्य तो बढ़ना है। ठीक है, तो ये भी वहां पर समस्या होती थी कि मूल्य कितना बढ़े कितना कमे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। अच्छा, उस समय में देखो, जिस समय में ये बातें हो रही थी, वस्तु का लेन देन हो रहा था, वहां पर किराया भी किसका देना पड़ता था, वस्तु का। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बदले में क्या देंगे, कोई ना कोई वस्तु देंगे, क्योंकि वहां पर कोई मुद्रा नहीं था उस समय, मतलब कोई रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में, कोई फिक्स मुद्रा नहीं होता था।
फोन पे नहीं होता था, यूपीआई नहीं होता था उस समय, तो उस समय में हम क्या करते थे, वस्तु को ही देना पड़ता था। आगे देखो, मौद्रिक विनिमय प्रणाली से, जो दूसरा विनिमय प्रणाली है ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को हम ले लेते थे, एक वस्तु देते थे और दूसरा वस्तु को ले लेते थे। यहाँ पर मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा के बदले, यानी हमारे पास मुद्रा होता है सिक्के के रूप में, कागज के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारे पास धन होता है, उस धन को सामने वाले को देते हैं, उस वस्तु का जो मूल्य उस पर जो अंकित होता है ना, जो फिक्स होता है, उतना ही मुद्रा देना है और वस्तु को ले लेते हैं। और मुद्रा चूंकि एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति है सबके लिए मान्य होता है, इसलिए इसमें कोई समस्या भी नहीं होता है। तो मुद्रा के बदले में यदि लेन देन का काम किया जाता है तो उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे आ जाओ, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यह कथन किसका है? अब यह कथन है क्राउथर का। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार देना है क्राउथर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन भी है क्राउथर का। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो हमको क्राउथर पे टिक करना है। अब एक बार फिर से जो क्वेश्चन आ गया है, मुद्रा का क्या कार्य होता है। एक बार हमने पहले भी पढ़ा है मुद्रा का क्या कार्य है ना, मुद्रा से क्या क्या कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। पहला तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, यानी मुद्रा से हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी वस्तु का मूल्य फिक्स हो जाता है मुद्रा से, कि एक मूल्य उस पर अंकित कर दिया जाता है कि इतने मुद्रा के बदले में ये वस्तु दे दी जाएगी। तीसरा बात है कि हमको विलंबित भुगतान, यानी कि उधारी यहाँ पर चल सकता है। जब भी मुद्रा का सवाल उठता है तो मुद्रा जब हमारे पास होगा तो वहां से हम उधार खरीद बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्य का संचय, ठीक है, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करके हम रख सकते हैं, साथ ही साथ उसका मूल्य भी संचित हो सकता है। आगे है क्रय शक्ति का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से हम ले जा सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद कितना मूल्य बढ़ेगा या कितना मूल्य घटेगा ये भी इजीली मुद्रा होने से फिक्स हो जाता है। साख का उपयोग और साख का आधार, और मुद्रा का आने से सबसे बड़ी जो सुविधा हुई है वो है साख का आना। साख का मतलब होता है ऋण, यानी कि कर्जा। तो कर्जा देने में आसानी होता है, आसानी से दे सकते हैं और आसानी से हम उससे जो है प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा के कुछ कार्य हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रोफेसर हार्टले ने कहा था मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है। आगे है कोलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। और कोलबर्न के अनुसार क्या है, मुद्रा वो जो मूल्य का मापक है, जो मूल्य किसी भी वस्तु का मूल्य मापने में सक्षम होता है और ये साथ ही साथ जो है वो भुगतान करने में भी सक्षम होता है। नेप के अनुसार कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहते हैं। ये भी सही है कि मुद्रा की जो घोषणा होती है, मुद्रा की जो मान्यता होती है वो किसी राज्य या किसी देश की गवर्नमेंट ही करती है। वो ऐसा नहीं है कि हम अपना मुद्रा खुद चला रहे हैं या अपने मन से अपना मुद्रा बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक सरकार जो वहाँ की जो शासन तंत्र होती है वो मुद्रा वहाँ पर जारी करती है और उसी मुद्रा का जो प्रचलन है पूरे देश या पूरे राज्य के अंदर में होगा। आगे है सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। ये भी सही है, मुद्रा वो। अब यहाँ पर ये याद रखना कि ये कथन जो है ना कौन बोल रहा है, उसका नाम याद रखना है। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएंगे और आएगा यही सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वो है जो जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। कहने का मतलब है मुद्रा वो है जो हर व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है और सरकार के द्वारा जो है उसको मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। क्या हमेशा से मुद्रा जिस रूप में हम मुद्रा को अभी देख रहे हैं किस रूप में देख रहे हैं, डेबिट कार्ड के रूप में देखते हैं, यानी एटीएम कार्ड के रूप में देखते हैं,
चेक में देखते हैं हम। इसके अलावे जो है हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के रूप में, कैश के रूप में यानी कि नगदी के रूप में देखते हैं, 50, 100, 2000 का नोट देखते हैं। तो क्या ये मुद्रा जो है या सिक्का के फॉर्म में देखते हैं, तो क्या मुद्रा जो है हमेशा से ऐसा था? नहीं था, मुद्रा हमेशा से ऐसा नहीं था। जब शुरू में बहुत समय पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि मुद्रा तो था ही नहीं, तो लोग एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का खरीद बिक्री कर लेते थे। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। एक अनाज के बदले में कुछ सामान दे दिया जाता है या एक अनाज के बदले में दूसरा अनाज दे दिया जाता है। दूसरा है, पहला तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बारे में दूसरा वस्तु यहाँ पर दे दिया जाता था। तो कुछ समय जब आगे बीता, फिर यहाँ पर वस्तु के रूप में मुद्रा को फिक्स कर दिया गया, यानी कि कोई एक ऐसा वस्तु चुना गया जो छोटा हो और कम मूल्य का हो, और उस वस्तु जो है वो हर व्यक्ति के पास अवेलेबल यानी कि उपलब्ध हो जाए। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो जैसे कि हो गया एनिमल्स का स्किन हो गया, नहीं जानवर का जो स्किन हो गया, चमड़ी हो गया, वो हो गया। तो वो चमड़ी अगर उसके पास है तो माप के अनुसार से छोटा बड़ा करके उस चमड़ी को दे करके हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को ले सकते हैं। या हम एक और उदाहरण से बात कर ले, मान लो कि यहाँ पर एक और वस्तु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, जो देखो यहाँ पर उस वस्तु का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक चलता है। जानवरों का स्किन क्या है, लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा उसके बाद जो आया वो आया धात्विक मुद्रा। जब धातु का आविष्कार हो गया तो फिर लोगों ने क्या किया, धात्विक सिक्के का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा हमेशा जो अभी सिक्का देखते हैं अभी हम गोल गोल, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से गोल ही होगा। जब धातु का आविष्कार हो गया तो अलग अलग प्रकार के सिक्के बनने लगे। उसके बाद आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो हम नोट देखते हैं 10 का, 50 का, 100 का, 200 का और 2000 का। तो उसके बाद इन पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ और फिर लास्ट में आया शाख मुद्रा। शाख मुद्रा के अंतर्गत, शाख मतलब होता है विश्वास, और शाख मुद्रा के अंतर्गत जो है वो चेक आ जाता है, अब जितने भी बिल है वो आ जाता है। तो ये सारे के सारे शाख मुद्रा के उदाहरण है। तो मुद्रा का विकास हम बोल सकते हैं, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आया, फिर वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, फिर मुद्रा, वस्तु को ही मुद्रा के रूप में अंकित कर दिया गया, फिर धात्विक मुद्रा यानी सिक्कों का आविष्कार हुआ, फिर पत्र मुद्रा आया और लास्ट में शाख मुद्रा आया। नेक्स्ट है वस्तु मुद्रा से क्या समझते हैं। अब ये वस्तु मुद्रा क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया था। अब पुराने समय की बात है, उस समय में जब लोगों को समझ में आने लगा कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु को दे रहे हैं तो समस्या उत्पन्न हुई। किस प्रकार की समस्या? एक तो भाई जरूरत है सामने वाले को तो ही वो सामान लेगा, नहीं तो लेगा नहीं। दूसरी बात है कि मूल्य, एक वस्तु के बदले में कितना वस्तु हम दे, या हमको लेना है या कोई वस्तु हमसे कुछ, कोई व्यक्ति कोई वस्तु लेने आया तो वो कितना हमको देगा और हम कितना देंगे, ये समस्या उत्पन्न होने लगा। तो लोगों को समझ में आने लगा कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सबके पास हो, कॉमन हो और जिससे हम लेन देन कर सके। शिकारी युग में खाल लिया गया चमड़ा, पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय बकरी, या कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास गेहूं आदि द्वारा मुद्रा का कार्य किया गया। तो ये फिक्स किया गया। सबसे पहली बात यहाँ पर शिकारी युग में जब लोग शिकार करते थे तो उस समय में क्या किया, लोगों ने एनिमल्स स्किन यानी जानवरों के चमड़ा का उपयोग किया मुद्रा के रूप में। उसके बाद जब पशुपालन युग आया, लोग जब पशुओं को पालने लगा तो छोटे और बड़े पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगा। मतलब ये पशु का ही उपयोग करते थे। एक पशु जैसे मुर्गा है तो मुर्गा को हम ले जाएंगे और वहां पर उसके बदले में हमको सामान मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कृषि युग में कोई अनाज, अब कृषि युग में किसी एक अनाज को मुद्रा बना दिया, मान लो गेहूं के बदले में ही सारा कुछ मिलेगा, इस तरीके से चलने लगा, ठीक है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं को मुद्रा के रूप में चुना गया जिसका उपयोग उस समय के लोग करते थे। अब यहां पर क्वेश्चन है सिक्कों से क्या समझते हैं। सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से बने एक खास आकृति की वस्तु जिस पर सरकार की मुहर होती है सिक्का कहलाता है। सबसे पहली बात है ये किसी न किसी धातु का बना होगा, जो सिक्का होगा किसी न किसी धातु का बना होगा, और साथ ही साथ इस पर सरकार का मुहर होगा यानी निशान होगा, तो वो सिक्का कहलाएगा। और सिक्का जो है जिस देश की सरकारें जारी करती है उस देश के अंदर ही वो मान्य होती है,
दूसरे देश में उस सिक्के का मान्य नहीं होता है। ठीक है, पत्र मुद्रा क्या है? कागज के जितने भी नोट है, कौन कौन से नोट है हमारे पास? 5 का भी पहले आता था, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है और 2000 का। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ये पत्र मुद्रा है। ठीक है, और इसको जारी करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी पत्र मुद्रा को कौन जारी करता है? 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 का नोट जो है वो जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 10 रुपया का नोट कौन जारी कर रहा है? 10, 20 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। नेक्स्ट है कि साख मुद्रा से क्या समझते हैं? चेक, हुंडी आदि को साख मुद्रा कहा जाता है। इसके द्वारा बैंक में मौजूद हमारे धन को चेक के द्वारा किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी वस्तु का विनिमय कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बात करें चेक की, तो हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि चेक क्या होता है। चेक की सहायता से हम खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं और बदले में हम चेक दे सकते हैं। चेक पर क्या होता है? अमाउंट लिखा होता है, जितने रुपए का सामान है, साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि हम ये चेक किसको दे रहे हैं और नीचे में हमारा सिग्नेचर होता है। और इसके अलावे जो है वो बैंक का नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, इतनी सारी जानकारी होती है। जब चेक हम लिख करके दे देते हैं तो वो आदमी बैंक में जाएगा और उसको फिर अपने अकाउंट में मिल जाएगा रुपया, या फिर उसको कैश में ही वो रुपया प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लास्टिक मुद्रा से क्या समझते हैं? और अभी के समय में जो सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा है वो है प्लास्टिक मुद्रा। जैसा कि क्वेश्चन में प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो इसमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सारे यानी कि मुख्य रूप से बोलेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा में आ जाते हैं। प्लास्टिक का एक कार्ड होता है प्लास्टिक मुद्रा, और उस कार्ड पर जो है कुछ गोपनीय सूचना होता है, कुछ जानकारी होता है जो उस पर अंकित होता है। एक छोटा सा चिप लगा होता है और उस चिप के अंदर जो है कुछ सूचनाएं होती है। और इस एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मशीन लगी होती है, जहां पर जाकर हम कैश निकाल सकते हैं यानी कि नकदी का निकासी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिल का भुगतान भी यहाँ पर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास, एटीएम या डेबिट कार्ड से क्या समझते हैं? एटीएम या डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, जैसा कि आप लोग के पास भी होता होगा, आपने देखा होगा। तो ये प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इस पर कुछ सूचनाएं होती है, एक छोटा सा चिप लगा होता है, उसमें सूचनाएं होती है। यहाँ पर हम जहाँ पर बैंक मशीनें लगाती है कैश निकालने की, नकदी की, वहां पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं? कैश निकाल सकते हैं, नकदी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एटीएम कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये भी देखो, क्रेडिट कार्ड जो है ना ये प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा अंतर है। डेबिट कार्ड में यदि हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ नकदी है पड़ा हुआ तो ही निकाल सकते हैं, यानी अकाउंट में बैलेंस रहेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। चाहे कुछ खरीदारी करना है तो वहां पर हमारे अकाउंट में बैलेंस यानी कि नकदी होना चाहिए, धन होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आसानी के साथ हम जाकर के क्या कर सकते हैं? नगद शॉपिंग कर सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं। और बैंक द्वारा कुछ निश्चित समय दिया जाता है, कुछ ब्याज दरों के साथ वापस हम उस धन को कर देते हैं, तो फिर से आगे हम खरीदारी कर सकते हैं। ये होता है क्रेडिट कार्ड, यानी कि हमारे विश्वास पर बैंक हमको एक तरीके से बोल सकते हैं लोन देता है या साख देता है। कुछ और कथन है यहाँ पर। प्रोफेसर मार्शले के अनुसार मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अगर पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, पढ़ेंगे तो मुद्रा के आसपास ही पूरा अर्थव्यवस्था घूमता है। ये कहना था प्रोफेसर मार्शल का, तो इसको भी याद रखना है। क्राउथर के अनुसार ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी मूल खोज होती है, जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, राजनीतिक शास्त्र में बोट का। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यवसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है, जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। ये
क्राउथर ने कहा था। तो ये सारे के सारे कथन को हमको क्या करना है, याद करना है, याद रखना है। 5-10 बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा और इससे हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर में, मुद्रा और साख चैप्टर जो बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बचा हुआ है। तो देखेंगे हम, फिर समझेंगे और सारी बातों को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।